देखो लास्ट क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में हम डायमेंशंस जो हमने अभी सीखी, यूनिट एंड डायमेंशन हमने जो सीखा उसके एप्लीकेशंस क्या है। भाई कोई भी चीज़ साइंस में सीखते हैं, बिना उसके एप्लीकेशन या यूजेस के फिर सीखने का फायदा क्या। तो हमने यूनिट एंड डायमेंशंस वाला ये जो बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, ये भी अगर सीखा है, अगर हमने अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी सीखी है ना, तो सब का कोई ना कोई एप्लीकेशंस यूजेस होता है। तो इनमें यूजेस में क्या था, सबसे पहले जो यूज देखा सीधा मैं वही ले लेता हूँ। सबसे पहला यूज जो था डायमेंशंस फॉर्मूला निकालने का, वो ये था कि हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, है ना। पहला तो वैसे था कि यूनिट कन्वर्जन, कि एक एमकेएस सिस्टम में कोई वैल्यू दे रखी हो, आप उसको सीजीएस में या सीजीएस की वैल्यू को एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें प्रिंसिपल क्या था, N1 U1 बराबर क्या होता है N2 U2। ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया, फिर ये क्वेश्चन भी किया हमने। दूसरा जो था एप्लीकेशन, वो ये था कि हम किसी फॉर्मूले की जो करेक्टनेस है, कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, वो चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि अगर एक फॉर्मूला करेक्ट है तो इसको डायमेंशनली भी क्या होना पड़ेगा, करेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन उसका अपोजिट ट्रू नहीं है कि फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है और फॉर्मूला करेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने इसका एग्जांपल बताया, जैसे टाइम पीरियड वाला t बराबर 2π√μL/g। तो इसमें देखो दोनों तरफ टाइम की ही डायमेंशन आती है, इसलिए फॉर्मूला करेक्ट है ना। लेकिन डायमेंशनली कोई करेक्ट हो तो फॉर्मूला करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जिस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, कि कोई भी फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स होती है, उन टर्म्स में डायमेंशंस क्या होगी, सभी टर्म्स की सेम होगी। यानी कि सेम टर्म्स, सेम डायमेंशन वाली टर्म्स को ही क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए जरूरी नहीं है। जैसे वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड हो सकता है, पर वेलोसिटी में टाइम को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसका एक सवाल बनता है बहुत ही प्यारा। क्वेश्चन क्या बनते हैं इसके, देखो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोई वेलोसिटी v इज इक्वल टू है at प्लस bt अपॉन c प्लस टी स्क्वायर। यहां पे देखो v जो है वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, v जो है इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे वेलोसिटी को। हियर v इक्वल टू है वेलोसिटी और t बराबर है टाइम। v तो वेलोसिटी है और t क्या है यहाँ पे, टाइम है। तो हमें पता लगाना है कि a b और c इनकी डायमेंशंस क्या है। फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। a b और c की डायमेंशंस क्या है, ये हमें पता लगाना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो अभी हमने सीखा, उसका यूज करके ए बी और सी की डायमेंशंस को निकाला जा सकता है। तो ट्राई कीजिए कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि जैसे यहां पे ये वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होगा, बाकी लोगों का भी होगा। भाई 80 का डायमेंशन भी कंप्लीट 80 जो है उसका डायमेंशन वेलोसिटी वाला डायमेंशन होना चाहिए, और जो बी टी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर है इसका भी पूरा डायमेंशन कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी वाला होना चाहिए। इससे देखो क्या होगा, जो ए टी है ए इंटू टी पूरा, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम या फिर एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। तो यहां से a इंटू टी, तो a का डायमेंशन में चेक करना है, t का डायमेंशन तो t वाला हो गया, तो ये क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन।
टी को डिवाइड करेंगे इस तरफ तो ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ से, एल टी माइनस टू आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। टी को डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा। तो यहां पर ए का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी माइनस टू आ गया। ठीक है, तो ये ए, ये जो कोफिशिएंट है ए, इसका डायमेंशन है। अब बी और सी का डायमेंशन बताइए क्या आएगा। सबसे पहले देखो सी का डायमेंशन आएगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले डायमेंशन किसके आने वाला है, देखो सी का। ऐसा क्यों, क्योंकि सी में किस चीज का ऐड हो रहा है, टी स्क्वायर का ऐड हो रहा है। सी में क्या ऐड हो रहा है, मैंने ये बताया कि उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो टी स्क्वायर में सी को ऐड किया जा रहा है तो सी की डायमेंशन भी कैसी होनी चाहिए, टी स्क्वायर जैसी ही होनी चाहिए। तो यहां पर जो टी का डायमेंशन है, सी का डायमेंशन जो सी प्लस टी स्क्वायर है, इसमें अगर हम देखें तो जो सी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो टाइम के स्क्वायर के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पर सी की डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर है। ठीक है, अब सी की डायमेंशन आ गई। ये देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा इवन सी प्लस टी स्क्वायर, इस पूरे की डायमेंशन क्या होगी, टी स्क्वायर ही होगी, टाइम का स्क्वायर ही होगी। अब बी की डायमेंशन पता लगाइए। बी जो ऊपर वाला कोफिशिएंट है, बी उसका डायमेंशन क्या होगा। हम्म, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐड या सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई में ये रूल नहीं लागू होता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज होनी चाहिए। अब ये जो पूरा यहाँ पर ये वाला जो पूरा बॉक्स देखो, ये वाला जो बॉक्स है इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी की डायमेंशन होनी चाहिए। तो इस पूरे की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन होगी। समझ में आई बात। तो करिए, बताओ बी की डायमेंशन क्या आएगी। हम्म, आ गया ना। तो बी टी, यहां पे देखो क्या होगा, बी टी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, इस पूरे की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस वन हो जाएगी। यहां से अपन देखें तो ऊपर बी, इस टी की डायमेंशन तो हो गई टी के बराबर, और नीचे सी प्लस टी स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, टी स्क्वायर के बराबर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एल टी माइनस वन के। एक टी से एक टी कैंसिल, इस टी की प्लस वन को टी की माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का पावर तो जीरो हो जाएगा, तो टी का पावर जीरो वन हो जाएगा। यानी कि बी का डायमेंशन किसके बराबर आ रहा है, लेंथ की डायमेंशन के बराबर ही आ जाएगा। तो बी की डायमेंशन क्या है, एल है। तो ये हो गया ए बी एंड सी तीनों का डायमेंशन। आया, ऐसे करते हैं। आगे बढ़े।
तो इस तरह से ऐसे सवालों को किया जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन का ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। इसके बाद में देखो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप among various physical quantities। तो ये एक और एप्लीकेशन है कि हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप या फिर फॉर्मूला बना सकते हैं। हालांकि ये परफेक्ट एक एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी एक रफ आइडिया जो है हमें लग जाता है। जैसे इससे इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमें टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का t बराबर 2π√L/g, उस फॉर्मूले को डिराइव करना है बाय यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम डिराइव करते हैं, डिराइव रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैपिटल T कॉमा लेंथ ऑफ पेंडुलम L एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G। हमें टाइम पीरियड, पेंडुलम की लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G, इन तीनों के बीच में रिलेशन पता लगाना है। ठीक है, तो यहां पे देखो यूनिट एंड डायमेंशन का यूज कैसे होता है। यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि टाइम पीरियड जो है ये प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड जो है किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ की पावर a के और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की पावर b के। मान लीजिए टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ की पावर a के एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g की पावर b के प्रोपोर्शनल है। अब फिजिक्स में जब भी अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कोई कांस्टेंट k आता है। तो k इज इक्वल टू एल का पावर a इंटू जी का पावर क्या आ जाएगा? b। इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पे k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। यहाँ पे k क्या होना चाहिए? हियर k जो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। k क्या है यहाँ पे? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है? t बराबर k l की पावर a g की पावर b। अब ये अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों तरफ डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन। ये t है टाइम पीरियड, तो इस टाइम पीरियड की डायमेंशन t के बराबर ही होनी चाहिए। k डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसको तो मैं हटा देता हूं, k की कोई डायमेंशन नहीं। l का पावर a, तो लेंथ का पावर a हो गया। g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है ये होती है lt माइनस 2 का पावर क्या हो जाएगा? b। जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसका पावर क्या होता है? वो उसकी डायमेंशन क्या होती है? जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 2 होती है। तो दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो आ गया टी, ये है एल का पावर ए यहाँ से, और यहाँ से बी भी आ जाएगा तो एल का पावर ए प्लस बी आ जाएगा। देखो यहाँ से तो एल का पावर ए मिलेगा, यहाँ से एल का पावर बी मिलेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल का पावर ए प्लस बी। टी का पावर यहाँ से हो जाएगा -2 इंटू बी, यानी कि माइनस में 2b। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो इस तरफ तो t का पावर क्या है? 1 है,
इस तरफ टी का पावर एक्चुअल में क्या है 1, इस तरफ टी का पावर क्या है -2b। अब अगर दोनों तरफ डायमेंशन हमें सेम रखनी है तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा कि a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ का पावर क्या है देखो 0, एक तरह से लेंथ है ही नहीं ना, तो लेंथ का पावर एक तरह से क्या है 0, यानी कि यहां से हमें रिलेशन क्या बनेगा कि जो a प्लस बी है इसका सम तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी का सम क्या आएगा 0, और जो -2b है उसकी वैल्यू किसके बराबर जाएगी 1 के बराबर। तो एक इक्वेशन तो बनेगी a प्लस बी 0 है, और एक इक्वेशन बनेगी जो -2b है वो किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए, जब दोनों तरफ अपन कंपेयर करेंगे। तो यहां से जो b की वैल्यू आती है, यहां से b की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में हाफ। b का वैल्यू यहां से कितना आया माइनस में हाफ। यहां पे b की वैल्यू माइनस में हाफ रखते हो तो a माइनस हाफ बराबर 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का हाफ आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का हाफ। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाते हैं, जो l की पावर a है और जो g की पावर b है उनमें a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें रख के हम फॉर्मूले को डराइव कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो t है t बराबर हमारा क्या है कांस्टेंट l का पावर a और g का पावर क्या है b। हमने अभी निकाला कि l का पावर a तो कितना हो गया प्लस का 1/2, और g का पावर b कितना है माइनस का पावर 1/2, है ना। तो इनको जब सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू k टाइम्स l का पावर प्लस हाफ, माइनस को प्लस बनाना है तो g को नीचे डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो g का पावर प्लस हाफ हो जाएगा। जो पावर हाफ होती है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। तो यहां से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा k टाइम्स l अपॉन जी, ये पूरा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा k टाइम्स रूट में l अपॉन जी। यहाँ पे देखो यहां तक फॉर्मूला आ जाता है। अब ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू कहाँ से आती है एक्सपेरिमेंट से ही आती है, या फिर उसको फिर डेराइव ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू है ये हमें इस केस में नहीं पता चल पाएगी, ये इसके लिमिटेशंस है। तो फॉर्मूला तो आ गया, वैसे जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या था t बराबर 2 पाई रूट में l अपॉन जी था। तो उससे कंपेयर करें तो लगभग क्या हो गया फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे पास आ चुका है। तो ये यूनिट डायमेंशन का एक एप्लीकेशन है कि हम फॉर्मूले को एक रफ जो आइडिया है किसी भी फॉर्मूले का, वो रफ आइडिया यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पता चल सकता है फिजिकल क्वांटिटीज में। तो ये फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में, ये नोट कर लीजिए। ये जो मेथड है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस हमें ध्यान रखनी है। देखो इस मेथड की लिमिटेशंस क्या क्या है।
भाई ये मेथड इतना सिंप्लीफाइड है, सरल है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में जितनी भी थ्योरी आती है, अलग अलग जगह थ्योरी आएगी, तो उस थ्योरी के हर जगह पे अपन यही मेथड यूज करके क्या करेंगे, डिराइव कर लें। पर ऐसा नहीं है, ये हमारे काम नहीं आएगा। हमें जो एक्चुअल जो डेरिवेशन है उन्हीं को ही काम में लेना पड़ता है। इसको कहीं ना कहीं रफ स्केल पे अपन यूज कर सकते हैं। इसके देखो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन इसकी यही है कि ये जो मेथड है, इस मेथड से जो कांस्टेंट के है, डायमेंशनल कांस्टेंट, उसके बारे में पता नहीं चलता। इट डजंट गिव, इट डज नॉट गिव वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। पहला पॉइंट तो ये है कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट के की वैल्यू नहीं देता। दूसरा लिमिटेशंस क्या है इसका, दूसरा ये है लिमिटेशंस कि ये अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है, जैसे हमारा एक फॉर्मूला होता है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही है। क्या हो रही है, ऐड हो रही है। देखो यूटी में क्या हो रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो ऐसे फॉर्मूले में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव टर्म्स हैं उसको अपन ले ही नहीं सकते। तो डजेंट वर्क इन सच फॉर्मूलाज। तो इसमें लिखना, इट डू नॉट अप्लाई टू फॉर्मूलाज हैविंग मल्टीपल टर्म्स। तो ऐसे फॉर्मूलों में ये काम नहीं करेगा जिन फॉर्मूलों में मल्टीपल टर्म्स होती है ना। उस केस में ये हमारा जो डायमेंशन एनालिसिस वाला फॉर्मूला है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है। ये बात समझ में, आगे बढ़े। तो ये यहाँ पर लिमिटेशंस देखने को मिलती है। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन में यहाँ तक हमने पढ़ा और लगभग थ्योरी हमने पूरी कर ही ली सारी। इसमें क्वेश्चन बैंक बनता है, जो क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर यहाँ तक करने के बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर का, जो कि क्या है, एरर एनालिसिस। क्या है, एरर एनालिसिस, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एरर एनालिसिस की ओर आगे बढ़ते हैं। एरर एनालिसिस को अपन लेते हैं। देखो एरर एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको समझेंगे। इसके लिए मैं नया स्लाइड ले लेता हूं। देखो यूनिट डायमेंशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, एरर एनालिसिस एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि भाई ये एरर होता क्या है ना। व्हाट इज एरर, एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, गड़बड़। क्या होता है, गड़बड़। तो एरर है क्या, फिजिक्स या फिर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे डिफाइन किया जाता है एरर। जब भी अपन कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, विज्ञान का एक कोर बेस होता है। बिना एक्सपेरिमेंट के
साइंस आगे नहीं बढ़ती। जब भी अपन कोई थ्योरी एस्टैब्लिश करते हैं, कोई लॉ एस्टैब्लिश करते हैं, कोई फॉर्मूला एस्टैब्लिश करते हैं, तो वहां पे हमें एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेना ही पड़ता है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को वैलिडेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से डेटा आता है, डेटा को वैलिडेट करते हैं फॉर्मूले में, तब जाके हम किसी फॉर्मूले को करेक्ट बोल देते हैं कि आप फॉर्मूला ठीक है। अब जब अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उस समय हम डेटा को लेने जाते हैं, मान लो मुझे ये टेबल मेजर करनी है, तो इस टेबल की जो लेंथ है लगभग 3.5-4 फीट के आसपास है, मान लो 4 फीट है लेट सपोज। तो मैंने अलग अलग विद्यार्थियों को जो मेजरिंग टेप है वो दिया, सभी ने जाके मेजर किया। कोई मेजर करेगा 4.01 फीट, कोई मेजर करेगा 3.88, ऐसे। तो अलग अलग डेटा आएगा ना मेरे पास, 5-6 डेटा। तो वो जो 5-6 डेटा आया, क्योंकि 4 फीट एग्जैक्टली कोई भी मेजर नहीं कर सकता। अब 4 फीट एग्जैक्टली कोई भी मेजर क्यों नहीं कर सकता, इसका कारण क्या पता है? क्योंकि 4 फीट का मतलब क्या कि 4 फीट एग्जैक्ट वहां पे टेबल खत्म हो गई हो। लेकिन टेबल को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका शेप देखें, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे क्या है, एटम्स, जो एटम्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। जैसे मान लो ये टेबल है 4 फीट की, तो ये 4 फीट की जो टेबल है एग्जैक्टली 4 फीट पे, मान लो यहां से शुरू हो रही है 4 फीट पे और एग्जैक्टली यहाँ पे 4 फीट पे खत्म हो, ऐसा जरूरी है क्या? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में तो दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे 4 फीट खत्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं। वो एटम्स 4 फीट से हो सकता है थोड़ा सा आगे भी हो और 4 फीट से थोड़ा सा पीछे हो, लेकिन एग्जैक्टली 4 फीट पे हो, इतना परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता। यानी कि जो भी स्टूडेंट डेटा मेजर करके लाएगा, उस डेटा में क्या होगा, एग्जैक्ट 4 फीट नहीं होगा, किसी का 4 फीट से कम होगा, किसी का 4 फीट से ज्यादा होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी आई है वैल्यू में, मेजरमेंट में, इस मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आई है, इसी को ही क्या बोलते हैं, एरर बोला जाता है। तो जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, है ना, ये इसी को ही बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी जो होती है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। तो ये एरर का सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। जो अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट में, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एरर बोलते हैं। अब इस एरर को कैसे डील किया जाए, इस एरर को कैसे डील करें, हाउ टू डील विद दिस एरर। तो इसे डील करने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स बनाए गए, उन प्रिंसिपल्स को हम सीखेंगे। हम्म। देखो, इस एरर एनालिसिस को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे एक टर्म है साइंटिफिक नोशन। साइंटिफिक नोशन क्या है कि जो वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी होती है या जो वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी होती है, इनको हम क्या करते हैं, n इंटू 10⁻⁻⁴ कैपिटल N, इस तरह से जब लिखते हैं, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोशन बोलते हैं। इस साइंटिफिक नोशन में ये जो स्मॉल n है, इसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है लेकिन 10 से छोटी होती है, 1 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी होती है इसकी, इस n की वैल्यू। और ये जो कैपिटल N है, ये क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10 होता है। क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10, है ना। तो मल्टीपल ऑफ 10 या फिर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये प्लस या माइनस, ये n, या फिर n को लिख देता हूं एनी रियल नंबर।
जो 10 की पावर है, 2 3 4 -2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोशन बोलते हैं। साइंटिफिक नोशन के जो एग्जाम्पल है वो क्या है? जैसे मान लो 1000 है, 1000 को साइंटिफिक नोशन में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे? 1 × 10⁻³ इस तरह से लिखेंगे, है ना। साइंटिफिक नोशन में लिखने का तरीका जो होगा, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। लेकिन कोई अगर इसको ऐसे लिख देता है ना, 10 × 10⁻², लॉजिकली सही है, लॉजिकली क्या है? सही है, लेकिन साइंटिफिक नोशन में ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि 10 से वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये वाली कम होनी चाहिए। 10 से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। भाई 10⁻³ है, इसको अगर एक जीरो देना है तो इससे एक जीरो ले लेंगे तो 10 × 10⁻² हो जाएगा। समझ में आया बात? साइंटिफिक नोशन का फंडा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अपन को दे रखा है कोई 25,000, तो 25,000 को देखो साइंटिफिक नोशन में कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं अपन 25 × 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होगी? ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन 10 से ज्यादा हो गई 25। तो इसको 1 से 10 में लाना है। अभी फिलहाल ये गलत है। इसका सही तरीका देखो क्या होगा? इसको हम 1 से 10 के बीच में कैसे बना सकते हैं? जब ये क्या बन जाएगा? 2.5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो इसको अगर 2.5 बनाओगे, यानी कि पॉइंट इधर ला रहे हो, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी? एक बढ़ जाएगी। अगर इसको 2.5 बनाओगे, 2.5 बनाओगे तो 10⁻³ जो है उसमें 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका सही है, ये गलत है। समझ में आया बात? और एग्जाम्पल देखो, जैसे 0.00032 ये है, इसको साइंटिफिक नोशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोशन में क्या तरीका होगा? इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस डेसिमल को यहां लाना पड़ेगा, तभी क्या होगा? 3.2 बनेगा, जो क्या होगा? 1 से 10 के बीच में होगा। तो ये बन जाएगा देखो 3.2 इंटू, अब 10 की पावर देखो क्या होने वाली है? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स जो है वो क्या है? नेगेटिव की है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है। इसको देखो कैसे करोगे? इसको अगर 3.2 बनाना है तो आपको डिवाइड किसका करना पड़ेगा? 1 2 3 4, यानी कि 10,000 का डिवाइड करना पड़ेगा। और 10,000 क्या हो गया? 10 की पावर 4 हो गया। तो 10 की पावर 4 ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारा साइंटिफिक नोशन हो जाएगा 0.00032 का। तो ये सबसे पहली टर्म है साइंटिफिक नोशन, की चीजों को हम n इंटू 10⁻⁻N के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। n इंटू 10⁻⁻N के टर्म्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है, इसी को ही क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोशन बोला जाता है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। केवल एक टर्म को डिफाइन कर देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। SF।
सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो क्या होते हैं, ऐसे फिगर्स जो सिग्निफिकेंट होते हैं या फिर ऐसे डिजिट्स किसी भी वैल्यू के अंदर जो मैक्सिमम सर्टेनिटी के साथ क्या हो, नोन हो। द डिजिट्स इन ए वैल्यू विच आर नोन विद मैक्सिमम सर्टेनिटी, द डिजिट्स in a value which are known with maximum certainty, ऐसी डिजिट्स किसी भी वैल्यू में जो मैक्सिमम सर्टेनिटी से क्या हो, नोन हो, वो क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बारे में और डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रकार किसी वैल्यू में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर एनालिसिस सारा आगे चलेगा। अभी आज के लिए